Disclaimer: all information is provided in good faith, however, we make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of this information. Thank you. हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर राजन वैद्य, एमडी डीजीओ मुंबई, एमआरसीओजी लंदन, कल्याण स्थित साईराज फर्टिलिटी सेंटर में मैं पिछले 28 साल से स्पेशलिटी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम आईवीएफ क्या होता है और आईवीएफ की स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम ले लेंगे। आईवीएफ का मतलब लॉन्ग फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी आईवीएफ का सादा सोपा सरल अर्थ यह है कि स्त्री बीज और पुरुष बीज का मिलाप हमारे आईवीएफ लेबोरेटरी में शरीर के बाहर यानी इन विट्रो किया जाता है, जो नॉर्मली इन विवो मीन यानी कि शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो आईवीएफ का मतलब है शरीर के बाहर हमारे आईवीएफ लैब में स्त्री बीज और स्त्री बीज का पुरुष बीज से फर्टिलाइजेशन करना। आईवीएफ की जरूरत किसको होती है? जैसे सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, शुक्राणु की संख्या या शुक्राणु की संख्या और उसके साथ साथ में हलचल ये बहुत कम मात्रा में होती है, तो आईवीएफ करने की जरूरत आती है। स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना, जिसकी वजह से स्त्री बीज बिल्कुल यूट्रस की तरफ नहीं आ पाता, या स्त्रियों में सीवियर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होना, जिसमें परिपक्व स्त्री बीज समय पर बाहर नहीं निकल पाता, या हमारे आईवीएफ के पहले जो सिंपल ट्रीटमेंट दी गई है उसमें हमें यश न मिलना। ये कुछ कारण हमने आपको उदाहरण दाखिल दिए हैं, और भी कुछ कारण है जिसके बदले है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ करना पड़ता है। जैसे सीवियर एंडोमेट्रियोसिस और एक रोग है जिसमें यूट्रस का इनर लाइनिंग स्त्री के जननेंद्रिय के आजू बाजू में जाता है और उसकी फर्टिलिटी बहुत कम कर देता है। तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताया जिसके वजह से आपको आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है। अभी टेस्ट ट्यूब बेबी की जानकारी देने के लिए स्टेप बाय स्टेप ये कैसा होता है ये भी हम देखते हैं। बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट के जरिए हमको मालूम पड़ता है कि स्त्री की फर्टिलिटी या प्रजनन क्षमता कितनी है, वैसे पुरुष के भी हम लोग जानते हैं। आईवीएफ की ट्रीटमेंट शुरू होती है स्त्री के पीरियड के सेकंड डे को, जब वो आती है। ये पीरियड हम कुछ टैबलेट्स देके हम पीरियड को इंड्यूस करते हैं, और वो पीरियड्स के ये टैबलेट देने के बाद हमको जो निपज मिलती है स्त्री बीजों की कोहॉर्ट जिसको हम बोलते हैं वो और सिंक्रोनाइज रहता है, यानी कि एक समान स्थिति में वो फॉलिकल्स आ जाते हैं। महीनवारी के सेकंड डे को उसकी स्त्री योनिमार्ग द्वारा एक सोनोग्राफी की जाती है जिसको हम ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी बोलते हैं, जिसमें एंट्रल फॉलिकल काउंट नापा जाता है, जिसमें हमको मालूम पड़ता है कि स्त्री बीज में स्त्री ओवरी में कितने स्त्री बीज है, जिसका आगे चल के ओवरी को स्टिमुलेशन के बाद मैच्योर फॉलिकल्स में रूपांतर हो सकता है। इसमें यूट्राइन लाइनिंग भी देखी जा सकती है कि यूट्राइन लाइनिंग सही है कि नहीं, जो पहले मापा रहता ही है, फिर भी हम लोग सेकंड डे को देख लेते हैं। और बेसलाइन स्कैन में बेसिकली यूट्रस की इनर लाइनिंग भी देखते हैं, जिसमें हम और ओवरी के बारे में ओवरी में एंट्रल फॉलिकल काउंट देखते हैं, ओवरी में कुछ सिस्ट वगैरह तो नहीं है ना, वो देखते थे। फिर जो ओवरी का जिस स्त्रियों की उम्र के अनुसार और उसका जो ओवेरियन रिजर्व टेस्ट के अनुसार एक गोनेडोट्रोपिन, जिसको हम स्त्री बीज बढ़ने वाली हार्मोन्स बोल सकते हैं, वो एक डोज कैलकुलेट किया जाता है, और वो इंजेक्शन हम सेकंड डे से हर रोज स्त्री को इंजेक्ट करते हैं। ये इंजेक्शन ऐसा नहीं कि पेट पे ही लेना चाहिए, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, और एक छोटी सुई से वो इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये बड़ी बहुत गलतफहमी है कि आईवीएफ में दिए जाने वाले इंजेक्शन पेनफुल रहते हैं। इनफैक्ट ये इंजेक्शन बिल्कुल आमतौर बाकी इंजेक्शन की तरह ही होते हैं, बिल्कुल पेनलेस होते हैं। और जो आजकल पेन मिलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स के लिए, तो हम पेशेंट्स को सिखा सकते हैं, वो सेल्फ इंजेक्ट भी कर सकते हैं। आप तो आर्म पे ले सकते हैं, या फिर लैटरल साइड ऑफ थाइस यानी कि मांडियों पे भी ले सकते हैं। 5 दिन के इंजेक्शन के बाद 6वें दिन वापस उसकी ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी ये स्त्री की जाती है, और जिससे हमको मालूम पड़ता है कि जो हम लोगों ने डोज कैलकुलेट किया उससे कितने एग्स बढ़ रही हैं। कभी कभी
इस टाइम को हमको कभी गोनाडोट्रोपिन का डोज बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में सोनोग्राफियाँ फिर हर दूसरे दिन और आखिर में तो डेली भी होती है कि ये मापने के लिए कि कैसे स्त्री बीजों की बढ़त हो रही है। मैं जो प्रोटोकॉल यूज करता हूँ इसको एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो जब भी लीड फॉलिकल की साइज 14 यानी कि सबसे बड़ी हुई फॉलिकल की साइज या एवरेज साइज जो सभी ओवरी में रहते हैं उसकी 14 mm हो जाती है, तो एंटागोनिस्ट करके और एक इंजेक्शन गोनाडोट्रोपिन के साथ में, गोनाडोट्रोपिन के साथ साथ नॉट इन द सेम सीरीज, अलग जगह पे दिया जाता है, जिसकी वजह से स्त्री बीज परिपक्व निकलने की शक्यता और बढ़ती है। नॉर्मली 9 से 11 दिन के स्टिमुलेशन में, एवरेज 10 डेज स्टिमुलेशन में यानी इंजेक्शन देने के बाद एक ठराविक साइज जब भी फॉलिकल्स की कोहर्ट की जो समुदाय की आती है 17-18 mm तक, तो और एक इंजेक्शन जिसको हम हमारी भाषा में ट्रिगर का मतलब है फाइनल मैच्योरिटी लाने वाला इंजेक्शन जो हम है वो हम देते हैं। उसके डिटेल में नहीं जाता, खाली एक और मैच्योर करने की जो इंजेक्शन होते हैं वो देते हैं। और ये जो इंजेक्शन है वो नॉर्मल एवोल्यूशन में जो एलएच नाम का हार्मोन का ट्रिगर होता है उसका काम करता है। ये इंजेक्शन देने के बाद 34 से 36 घंटे में हमको स्त्री बीज शरीर के बाहर निकालने रहते हैं। ये स्त्री बीज शरीर के बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसको हम oocyte रिट्रीवल कहते हैं। पूरी आईवीएफ ट्रीटमेंट इतनी सुलभ और आसान है कि oocyte रिट्रीवल ये एकमात्र ट्रीटमेंट है जो हमको छोटी सी एनेस्थेशिया के यानी भूलकी में करनी पड़ती है। नॉर्मली ये प्रोसेस 5 से 10 मिनट में पूरी हो जाती है। छोटे भूल के पेशेंट को दी जाती है एनेस्थेटिस्ट द्वारा, और हमारे आईवीएफ ओटी में ये एक स्पेशल लॉन्ग नीडल के जरिए थ्रू वजाइना ओनली वी रिट्रीव द यानी कि वो बीज शरीर के बाहर निकाले जाते हैं और हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास जो जुड़ के ही आईवीएफ ओटी से उसके पास दिए जाते हैं। ये oocyte रिट्रीवल के बाद स्त्री अपने घर में 2 घंटे में भी जा सकती है, कभी भी एडमिट नहीं करना पड़ता। उसी टाइम हम उसके पति को सीमेन देने के लिए यानी धातु देने के लिए बोलते हैं। तो अभी हमारे लेबोरेटरी में स्त्री के बीज भी है, पुरुष के बीज भी है, और अभी हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम शुरू होता है। तो उसमें से जो अच्छे यानी कि मैच्योरिटी मेटाफेज 2 के जो साइड हम लोग तो मेटाफेज 10 में भी इंजेक्ट कर देते हैं, अच्छा दिखने वाला शुक्रजंतु। अभी ये इंजेक्शन की जो प्रोसेस है इसको हम माइक्रो मैनिपुलेशन बोलते हैं। इसमें लेबोरेटरी में इक्सी का मशीन मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये जो एक शुक्राणु हमारी इक्सी मशीन जो विच इज हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन, एक शुक्राणु पकड़ के हम लोग एक बीज में हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट इंजेक्ट करती है यानी कि छोड़ती है। ये शुक्राणु 400 टाइम्स मैग्नीफाई किया रहता है। इसमें जो नॉर्मल दिखता है वही शुक्राणु हम इंजेक्ट करते हैं। हमारे सेंटर में इससे भी ज़्यादा जिसको मेल सीवियर इनफर्टिलिटी है इसको हम इक्सी से भी ऊपर मैग्नीफाई करते हैं, जिसको हम इम्सी कहते हैं, विच इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पर्म। और इसमें शुक्रजंतु 6600 टाइम बढ़ा करके उसमें जो नॉर्मल दिखता है वही शुक्रजंतु हम बीज फलित करने के लिए या फर्टिलाइज करने के लिए यूज करते हैं। ये सीवियर मेल फैक्टर एब्नॉर्मलिटी वाले पेशेंट्स के लिए हम ज़्यादा तौर के इस्तेमाल करते हैं। ये जो इंजेक्ट किए हुए शुक्रजंतु से फर्टिलाइज किए हुए जो एग्स रहते हैं वो हम फिर इंक्यूबेटर में रखते हैं। इंक्यूबेटर का मतलब एक विशिष्ट इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, जिसमें गर्भाशय से मिलती जुलती रचना की जाती है, जिसमें एक ठराविक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ठराविक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ठराविक ह्यूमिडिटी आती है जो फैलोपियन ट्यूब के एम्ब्रियोलरी एंड में पाई जाती है, वही उस पर ला जाती है। इसके बाद हम डेली इंजेक्शन एम्ब्रियो देखते हैं और अबाउट तीसरे दिन के जो एम्ब्रियो रहते हैं, जो कम से कम 8 पेशी के एम्ब्रियो रहते हैं, डे 3 एम्ब्रियोज रहते हैं। और जब भी एम्ब्रियो की संख्या ज़्यादा होती है और हमारे सेंटर का वो यह है कि हम लोग ब्लास्टोसिस ट्रांसफर ही करते हैं, यानी कि एम्ब्रियो की बढ़त हम 5वें दिन तक लेके जाते हैं, क्योंकि ब्लास्टोसिस ये एक ऐसा गर्भ है जिसमें पिता के जीन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं
और ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर जब अभी हम अच्छी यूट्रस में करते हैं तो इम्प्लांटेशन रेट ऑलमोस्ट 80-85% तक जाता है। तो हमारे सेंटर का ये एक दंडक है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर ही करते हैं। जब भी हम ये जो एम्ब्रियो रहते हैं या तीसरे दिन के हमारे सेंटर के 5वें दिन के एम्ब्रियो यूट्रस में एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस बिना भूल की होती है। इसके लिए कोई भूल देने की जरूरत नहीं। हमारे पेशेंट सोनोग्राफी मशीन पे एम्ब्रियो छोड़े जा रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर के टाइम ये खुद देखते भी हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हम 15-20 मिनट में पेशेंट को घर में छोड़ देते हैं और उस टाइम पेशेंट को वजाइनल प्रोजेस्टेरोन टैबलेट दी जाती है, जिसकी वजह से और समटाइम्स इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं प्रोजेस्टेरोन के। और ऐसे 12 से 14 दिन के ट्रीटमेंट के बाद हम उसकी टेस्ट करते हैं ब्लड पे, जिसमें अगर इम्प्लांटेशन हो गया हो या गर्भ रह गया हो तो गर्भ से निकलने वाला जो स्राव बोलते हैं हम बीटा HCG वो नापा जाता है। और अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी अगर प्रेगनेंसी आई और पेशेंट कंसीव हो गई ऐसा हम मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वही साइकिल में जिस टाइम हम लोग बीज निकालते हैं वही साइकिल में हम एम्ब्रियो नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कभी कभी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम अगर गर्भ रखा जाए तो ओवरी की सूजन बढ़ेगी और पेशेंट को थोड़ा खतरा हो सकता है। इसके लिए हम उसी साइकिल में फिर एम्ब्रियो नहीं ट्रांसफर करते हैं, तो हम एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्व करते हैं और वो अगले साइकिल में, जिसको हम फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल ट्रांसफर करते हैं, जिसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो आगे चल के आने वाला है। अभी इतना ही बोल देता हूँ कि फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल ट्रांसफर एक अलग साइकिल ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग ये साइकिल में एम्ब्रियो नहीं ट्रांसफर करें, नेक्स्ट साइकिल में ये इसके बाद जो पीरियड आएगा उसके सेकंड डे से हम खाली कुछ गोलियां देते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस का इनर लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम की बढ़त हो, और वो ठराविक बढ़त आने के बाद फिर हम इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन चालू करते हैं और 5वें दिन ये ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। हमारे सेंटर में फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल ट्रांसफर ही ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसमें गर्भ प्रत्यारोपित यानी इम्प्लांट होने की शक्यता। ये वीडियो के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल हो, इस वीडियो के बारे में अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसका जवाब मैं या मेरी टीम में से कोई आपको जल्द से जल्द करेगा। जल्दी ही आपको मैं ज़रूर मिलूंगा इनफर्टिलिटी से रिलेटेड संबंधित और एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद।